आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर देखेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि एक प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब बेस्ट पोजीशन किसी प्रोड्यूसर के लिए क्या है। तो देखो, कोई भी प्रोड्यूसर है वो किस चीज के लिए काम कर रहा है। प्रोड्यूसर हमेशा चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट। Means producer will be at equilibrium where he or she is able to earn maximum profit। कोई और पोजीशन जहां पे वो लोअर प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा वो उसके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं कहलाएगा। ठीक, लोअर देन मैक्सिमम। तो प्रॉफिट को हम डिनोट करते हैं पाई से। तो पाई दैट मींस प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम। और प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं कि टोटल रेवेन्यू, जो प्रीवियसली हमने जो टोटल जो चैप्टर कवर किया टोटल रेवेन्यू का, उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो और यहां से मुझे निकल के आएगा प्रॉफिट। ठीक, तो प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड उस पोजीशन पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। नाउ जब प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के प्रॉफिट होते हैं। एक हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट और एक हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो दोनों ही जो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला बताते हैं वो ये बताते हैं, देखो यहां प्रॉफिट का फॉर्मूला सेम कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो। अकाउंटिंग प्रॉफिट भी सेम चीज बोलता है कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो। लेकिन जब हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो हमारी दोनों ही कॉस्ट को इंक्लूड करता है, इंप्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जब हमने कॉस्ट का चैप्टर पढ़ा था वहां पे हमने एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट कॉस्ट को अच्छे से कवर किया है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है हमारी, एक्सप्रेस कॉस्ट मींस ऐसी चीजें या इनपुट जिनके लिए प्रोड्यूसर पेमेंट कर रहा है, मार्केट से हायर करके इस्तेमाल कर रहा है प्रोडक्शन में, तो वो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट हमारी जो होती है जो प्रोड्यूसर अपने खुद के रिसोर्स यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं ही अपनी क्लासेस रन करता हूं, तो अगर मैं इसको अपने घर है और अपने ही लैंड पे मैं नीचे में पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरी कॉस्ट निकल के आएगी उस इम्प्लिसिट कॉस्ट। फॉर अगर वही जगह मैंने कोई रेंट पे लेके पढ़ा रहा होता तो मैं कोई ना कोई रेंट पे कर रहा होता। सपोज मैं 10,000 रुपी पे कर रहा होता रेंट के। लेकिन अगर मैं अपने ही ग्राउंड फ्लोर पे मैं क्लासेस अगर रन करता हूं, मेरा अपना खुद का लैंड है, तो मुझे कोई रेंट पे करना पड़ रहा है? नहीं। लेकिन जब इकोनॉमिक प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो वहां पे इस टाइप के कॉस्ट को भी हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन जब अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। ये मेजर डिफरेंस है इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर। आगे देखते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर हम दो टाइप के प्रॉफिट निकालते हैं। इसमें हम निकालते हैं दो प्रॉफिट। एक होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा हमारा होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कब निकलता है? ये हमारा निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू, यानी जितनी आपकी सेल प्रोसीड्स होंगी, टोटल सेल प्रोसीड्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। एंड नेट प्रॉफिट निकालना है जिसको हम शॉर्ट में एनपी बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। आप फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दीजिए तो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा।
यानी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस किस चीज का है? फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस है। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में से फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट को भी माइनस कर देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये हमारा हो गया। नाउ अब यहां पे हम देखते हैं कई बार प्रोड्यूसर जो है, जो उसकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होती है उससे भी कहीं ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता है, तो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट को अच्छे से समझने के लिए पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट को समझते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट वो सिचुएशन है जहां प्रोड्यूसर अपनी मिनिमम रिटर्न को एक्सपेक्ट कर रहा है और उसे कमा रहा है। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि द मिनिमम रिटर्न दैट द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जितना पैसा वो लगा रहा है उससे वो उम्मीद करता है कि इतना पैसा कमा सकता है इन दी बिजनेस। और अगर उसे लगेगा कि भाई मैं इतना इतना मिनिमम रिटर्न कमा नहीं सकता या इतना पैसा मुझे नहीं मिलेगा, तो भाई वो उस बिजनेस में या उस प्रोजेक्ट में अमाउंट या कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक। तो नॉर्मल प्रॉफिट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जहां पे हम कहते हैं कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। अगर हम पर यूनिट देखें तो टोटल रेवेन्यू वही क्वांटिटी से आप डिवाइड कर दो तो हमारा क्या बन जाएगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्यू। हमने क्या पढ़ा था? एवरेज रेवेन्यू। इसका मतलब क्या है? प्राइजेस इज इक्वल्स टू किसके बराबर आनी चाहिए? एवरेज कॉस्ट। टीसी अपॉन क्यू का फॉर्मूला क्या था? एवरेज कॉस्ट के बराबर। मींस हम ये कहते हैं कि जहां पे उसकी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगी वहां पे हम कहेंगे कि भाई प्रोड्यूसर जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है। अब इसके बाद देख लेते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट को। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या सिचुएशन होगी? भाई उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि इतना प्रॉफिट तो उसको मिलना चाहिए, लेकिन उसको प्रॉफिट कहीं ज्यादा मिल रहा है, कि उसकी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा उसको प्रॉफिट मिल गया। तो सिंपल ये सिचुएशन क्या हो जाएगी कि वेयर टी आर इज ग्रेटर देन टी सी। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए बोली थी हमने सिचुएशन, तो एबनॉर्मल के लिए क्या हो जाएगी? टी आर इज ग्रेटर देन टी सी। अगर इसको पर यूनिट देखा जाए तो वही टी आर अपॉन क्यू ग्रेटर देन टी सी अपॉन क्यू। देन हम ये कह सकते हैं कि वेयर एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? हम कह देंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन। यहां पे कई बार आपसे ये भी पूछा था सब नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस। तो ऐसे में हम कह रहे हैं कि जहां पे टी आर मेरा कम हो टोटल कॉस्ट से, यानी टोटल टोटल रेवेन्यू इज लेस देन, यानी इसको हम लॉसेस की बात कर रहे हैं। तो कब होगा? अगर इसको पर यूनिट देखना चाहते हो तो वही सेम चीज टी आर अपॉन क्यू इज लेस देन टी सी अपॉन क्यू, विच इज ए आर इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। ये सिचुएशन आ जाएगी तो इसको हम बोलेंगे सब नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉस की बात हम कर लेंगे। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट को हमने इस तरह से भी डिवाइड करके देख लिया। अब हम लोग देखेंगे मेन टॉपिक इस चैप्टर का, कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है वो तीन बातें अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कहेंगे कि प्रोड्यूसर जो है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा। तो तीन कंडीशन कौन सी हैं? प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स इक्विलिब्रियम when the
following conditions are satisfied. First, MR यानी marginal revenue is equals to MC, means marginal cost. Second, MC should be rising when मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, यानी इसके बाद एमसी का लोवेस्ट पॉइंट नहीं आना चाहिए, एमसी हमारा बढ़ता हुआ ही होना चाहिए. एंड थर्ड कंडीशन हमारी, जहां पे एवरेज रेवेन्यू, जिसको हम प्राइस भी समझते हैं, कभी कंफ्यूज मत होना, एवरेज रेवेन्यू का मतलब प्राइस लाइन है, मैं पिछले चैप्टर में बात पढ़ा चुका हूं. शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एटलीस्ट इक्वल टू का मतलब क्या है कि या तो बराबर हो जाए या तो ज्यादा हो जाए, यानी एवरेज रेवेन्यू हर हालत में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के या तो बराबर हो या उससे ज्यादा हो. ठीक, ये तीन कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती हैं तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम है, प्रोड्यूसर जो है एट इक्विलिब्रियम है. अब हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को टैबुलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं. और मैंने तीन कॉलम लिए हैं, क्वांटिटी, क्यू को हमने उससे रिप्रेजेंट किया है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट. जब हमारी क्वांटिटी यानी टोटल आउटपुट 1 है तो उस समय मेरा मार्जिनल रेवेन्यू 12 एंड मार्जिनल कॉस्ट 15. तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है कि एक यूनिट को बेच के मैं कितना एडिशनल रेवेन्यू अर्न कर पा रहा हूं. तो चलो ध्यान समझना, हम जो ये बात पढ़ रहे हैं ये परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट मार्केट कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें समझ रहे हैं इस चीज को हम. तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो होती है प्राइस टेकर होती है, और यहां पे एवरेज रेवेन्यू प्राइस ही होता है. हमेशा ध्यान रखना, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है. ठीक, तो प्राइसेस मेरा वही मार्जिनल रेवेन्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज मार्जिनल हमारे रेवेन्यू कांस्टेंट है विच इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू. और मार्जिनल कॉस्ट क्या है हमारी, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एक एडिशनल यूनिट को बनाने में जो आपका खर्चा आता है वो मार्जिनल कॉस्ट है. तो हमने फर्स्ट कंडीशन क्या पढ़ी है कि एम आर शुड बी इक्वल्स टू एमसी, वहां प्रोड्यूसर जो है इक्विलिब्रियम पे होगा. तो पहले फर्स्ट कंडीशन को ही हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं कि आउटपुट मेरा अब 2 हो जाए तो प्राइसेस मेरे 12 ही रहने वाले हैं, यानी मार्जिनल रेवेन्यू मेरा 2 ही रहने वाला है, एडिशनल रेवेन्यू जिसे हम बोलते हैं. लेकिन मेरी एडिशनल कॉस्ट देखो घट गई, कितनी हो रही है, 12 हो गई. अब इस सिचुएशन पे अगर आप देखें, मेरी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, तो पहली कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो जाती है. अब लेकिन मुझे क्या देखना है, दूसरी कंडीशन कि इस पॉइंट के बाद मेरा एमसी बढ़ता हुआ होना चाहिए. अगर घट रहा होगा दैट मींस प्रोड्यूसर जो है अगर इसी पॉइंट पे रुक जाएगा तो बेवकूफी करेगा. क्यों, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके अपनी कॉस्ट को डिक्रीज करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है. देखते हैं, अगर आउटपुट 3 होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू 12 ही रहने वाला है, लेकिन कॉस्ट जो है देखो उसकी घट गई. इसका मतलब जो है सेकंड कंडीशन विच इज मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, वो फेल हो गई. तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, बट सेकंड कंडीशन क्या थी, एमसी शुड बी राइजिंग, जो कि फेल हो गई. फेल हो गई तो आप आगे बढ़ोगे, यानी ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है. तो फोर्थ आउटपुट हमारा 12 और फिर हमारा यहां पे कितना है 9. अब हम बढ़ते चले जाते हैं, 5 6 7 8 9 10 11, तो हर जगह हमारा 12 ही रहने वाला है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइजेस चेंज नहीं होते,
प्रोड्यूसर जो है वो प्राइस टेकर है, इसीलिए मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होता है, प्राइजेस के बराबर होता है, मींस एम आर इज इक्वल्स टू ए आर। लेकिन हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है स्टार्टिंग में डिक्रीजिंग डिक्रीज होगी, उसके बाद बढ़ेगी। तो 9 से हमने कहा 8, 7, 8, देखो अब बढ़ने लग गई, 9, 10, 12, 15। अब आप देखें, फिर से हमारे पास एक और सिचुएशन आई जहां पे 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा है और वहां पे उसको मार्जिनल रेवेन्यू अगेन 12 रुपए का है और मार्जिनल कॉस्ट उसको 12 रुपए की आ रही है। और अगर आप ध्यान से देखें, उसके बाद मेरी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती हुई है, यानी दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है इस पॉइंट पे। एम आर इज इक्वल्स टू एम सी एंड एम सी शुड बी राइजिंग। दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है हमारा प्रोड्यूसर। अगर आप पहले ही रुक जाते तो ध्यान से देखिए, एक ये बेवकूफी होती है अगर कोई प्रोड्यूसर 2 ही यूनिट का आउटपुट करता और उनको बेचता, बिकॉज ही और शी कैन अर्न हायर प्रॉफिट। तो अगर हम देखें, देखो अगर हम 10 दोनों सिचुएशन को देखते हैं, सिचुएशन 1 जहां पे आउटपुट 2 बना के बेच रहा है, वो आउटपुट इज 2, 2। अगर आप देखें तो यहां पे मेरा जो है टोटल रेवेन्यू जो कि है सम ऑफ एम आर, तो 12 प्लस 12, जब हम एम आर को जोड़ देते हैं तो वही हमारा टोटल रेवेन्यू बनता है। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपका 24 है और टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है भाई, सिग्मा एम सी, तो 15 प्लस 12 जो कि है 27। यानी अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट निकालने जाओगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, अभी हमने पढ़ा। तो टोटल रेवेन्यू 24, कॉस्ट 27 माइनस 3, तो प्रॉफिट के बजाय आपको तो लॉस नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम सिचुएशन 2 देखें जहां पे आउटपुट 10 है, अगेन अगर आप निकालें टोटल रिवेन्यू सिग्मा एम आर, सिग्मा एम आर, अब टोटल 10 टाइम्स है, आप ऐड कर लो हर बार, लेकिन 12 ही है। तो मैं तो सिंपल सा 12 इंटू 10 कर रहा हूं, 120 कर रहा हूं। आपको ऐड करके निकालना है क्योंकि प्राइसेस चेंज नहीं हो रहे, 10 यूनिट्स बेची हैं। देखो टोटल रेवेन्यू का एक और फॉर्मूला ये था कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइस किसके बराबर है, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। तो इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी कर दी, 120 रुपए हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल कॉस्ट निकालनी है, वही सिग्मा एमसी, सारी कॉस्ट आप ऐड करते चले जाओ। तो कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 15 प्लस 12, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 एंड प्लस 12। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो आपकी कॉस्ट निकल के आती है ये 100 रुपी। और यहां अगर आप प्रॉफिट निकालने जाते हैं तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू आपका 120 एंड कॉस्ट कितनी है 100। तो देखो यहां आप 20 रुपए का प्रॉफिट का अर्न कर रहे हो। सिचुएशन 1 में क्या था, 3 रुपए का लॉस था, जबकि सेम है आपका, मार्जिनल रेवेन्यू भी 12 रुपए, मार्जिनल कॉस्ट भी 12 रुपए। और यहां पे अगर आप देखो तो मार्जिनल रेवेन्यू 12 रुपए और मार्जिनल कॉस्ट भी 12 रुपए, लेकिन अगर हम देखें तो प्रॉफिट 20 रुपए का निकल के आता है। एंड अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें, थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी, थर्ड कंडीशन थी हमारी कि भाई ए आर एटलीस्ट
एबीसी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि देखो, कोई भी प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि उसका अगर प्राइस ही कवर नहीं हो रहा, यानी पर यूनिट की बात करें अगर हम, प्राइस ही अगर कवर नहीं हो रहा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे, तो वो प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो तीसरी कंडीशन क्या थी कि नो प्रोड्यूसर, ये सिचुएशन होनी चाहिए, बिकॉज नो प्रोड्यूसर वुड एवर अंडरटेक प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन ही नहीं करेगा। अगर उसका प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर नहीं कर रहा होगा, तो यानी एटलीस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए एवरेज रेवेन्यू। अगर एवरेज रेवेन्यू बराबर नहीं है या उससे कम है, तो प्रोडक्शन नहीं करेगा भाई, वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा। या तो बराबर होनी चाहिए या तो ज्यादा होनी चाहिए। इफ द प्राइस इज नॉट covering the variable cost, per unit of output। ठीक है भाई, यहां तक हमारा हो गया। जरा ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखें, एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं आउटपुट, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं रिवेन्यू एंड कॉस्ट को। ये हमारी जीरो हो गई। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू के बराबर होता है, और यही हमारी प्राइस लाइन भी होती है। तो हम ले लेते हैं यहां पे एक पैरेलल लाइन ले लेते हैं, और इसको हम बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। और यहां हम बना लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। अगर आप ध्यान से देखें तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो दो जगह एवरेज, सॉरी, मार्जिनल रेवेन्यू के कॉस्ट कर्व को काट रहा है। तो Q1 एंड Q2, इसी को हम नीचे ले आते हैं, L2 L1। अगर आप ग्राफ से ध्यान से देखें, अगर मैं सिर्फ इस एरिया को हाईलाइट कर दूं, ये हमारा तब है जब हमारा आउटपुट 2 यूनिट था, और ये वो है जब हमारा आउटपुट 10 यूनिट था। ओ, इसको हम नाम दे देते हैं P। तो ध्यान रखना, जब आउटपुट हमारा 2 यूनिट है, हमने क्या बोला है कि हमारा टोटल रेवेन्यू इज सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। अगर हम ध्यान से देखें तो एरिया OL1Q1P, यानी यहां से हम देखते हैं, यहां से बोल दिया मैंने OL1Q1P, जो मैंने हाईलाइट किया येलो से, ये मेरा टोटल रेवेन्यू का कर्व है, या टोटल रेवेन्यू आप कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं आउटपुट 10 की बात करूं, तो हम उसको तो जोड़ ही दें, साथ के साथ इसको भी देखो आप, यानी मेरा एरिया OL2Q2P टोटल रेवेन्यू निकल के आता है। तो आपको साफ नजर आ रहा है कि सिचुएशन 2 में टोटल रेवेन्यू हमारा ज्यादा है, जबकि सिचुएशन सेम है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी जहां पे MC इज इक्वल्स टू MR, एंड उसके बाद MC हमारा बढ़ता हुआ होना चाहिए, ये हमारी कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन जहां पे हमने बोला कि
हमारी जो एटलीस्ट कॉस्ट है, एवरेज वैल्यू यानी प्राइस हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। क्लियर? तो ये हमारा पॉइंट था। ये चैप्टर आप ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा।